B as 1, 2. And tell me what is power set of A? 0. One, null set and the set itself. This is the power set of A. ऐसे ही जब आप पावर सेट ऑफ बी लिखेंगे तो उसमें एलिमेंट आएंगे आपके पास 1, 2, नल सेट एंड 1. मैम पावर सेट ऑफ ए में 1 0 नहीं आएगा, 1, 0. वो 0, 1 है. एक 0 अकेले वाला आ गया, एक 1 वाला आ गया, एक सेट इटसेल्फ आ गया, एक नल सेट आ गया, और कौन सा कह रहे हो बेटा? मैम 1 और 0, 1, 0. 1 0 and 0 1 they are different. हम डिफरेंट नहीं है बच्चे ये बात हमने कही थी, अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर 0 1 0 लिख रही हूँ, दे आर नॉट इक्वल, बट सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता बच्चे. मैं ये सेट में कह रही हूँ 0 और 1 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 0 और 1 ही एलिमेंट्स हैं. सो हाउ कैन दिस सेट बी डिफरेंट फ्रॉम दिस सेट? तो ये बात ध्यान रखना मयंक, जब आप सेट की बात करते हो तो सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में मैंने एलिमेंट्स को लिखा है. एलिमेंट सेम होने चाहिए, दैट्स ठीक है. ओके मैम. अब मुझे क्या कहा गया? पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी. तो जी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, क्या क्या कुछ आएगा इस? Null set नल सेट 0, 1, 2 और 0, 1, 1, 2, 0, 2 और 0, 1, 2. मेरे पास 1 5 ये तो कॉमन एलिमेंट हो गए. फिर उसके बाद आपके पास 0 2 0 1 1 2 ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे मेरे पास पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट. अब आपने क्या करना है? ए यूनियन बी निकालो. फाइंड आउट ए यूनियन बी. 0 1 2 पावर सेट लिखो. Write out the power set of A union B. I'm done. And देखो क्या P A union P B is same as power set of A union B? Yes ma'am. नो Same. मैम एलिमेंट सेम नहीं आएंगे. नहीं. Power set लिखोगे. How many elements will be there in that power set? I am writing power set of A union B. It means इसके सारे subset means 0 1 2 0 1 1 2 0 2 and 0 1 and 2. Right? 8 एलिमेंट आने. 1 2 3 4 5 6 7. कौन सा नहीं लिखा? नल सेट नहीं. अब मयंक आपके हिसाब से ये सेट और ये सेट सेम है? नो मैम, वो गलती से हम बोल दिया था. सेम. सो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? Is it true that for any set A and B this is equal? No, this is not true for any set A and B. कि power set of A union power set of B will be same as power set of A union B. Justify हमने कर ही दिया अपने आंसर को with example. ठीक है जी. चलिए जी 7th के बाद अगली प्रॉब्लम बोलो. 9th 9th 8th भी पूछना है किसी को तो वो बता दो फिर. नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास. यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स शो दैट A union A intersection B is A.
A union A intersection B is A. अब दो सेट्स को जब हमें इक्वल करना होता है तो हमने क्या कहा था, हम क्या कहें, मैं क्या हम करूं, इसको मैं एग्जाम्पल से कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेके। इसमें स्पेशली उसने मेंशन कर दिया, देखो बेटा, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, I can't take the example here, mention है using properties of sets to show this, तो हमें प्रॉपर्टी से ही चलना पड़ेगा, nothing else we can do here. देखो जी, I can write A is a subset of A. Obviously हर सेट अपना सबसेट तो रहता ही है. A is a subset or I can say equal to A. Now A intersection B is a subset of A. Is it okay? Is A intersection B a subset of A? Yes, ma'am. Union A intersection B will be subset of A. Yes, ma'am. From 1 and 2. A, देखो दो सेट्स को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक दूसरे का सबसेट और दूसरा पहले का सबसेट. A सबसेट है A का और ये इसका सबसेट है, तो क्या मेरे पास A और ये सेट इक्वल आ जाएंगे? Am I right? Yes, ma'am. A is equal. यही काम करना है मुझे. From 1 and 2 I can say A is equal to A union A intersection B. यहाँ पर हम एग्जाम्पल से नहीं चल सकते because it is given in the question that use properties of sets. ठीक है जी, अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट को भी कर लेना. और बोलो जी, 9th के बाद 10th क्वेश्चन जैसे दिया है इसमें आप एग्जाम्पल से चल सकते हो. शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, नीड नॉट एम्प्लॉय बी इज इक्वल टू सी. यहाँ आप एग्जाम्पल से चल सकते हो. मैम जहाँ पर मेंशन ना कर रहे हो कि प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है, वहां पर एग्जांपल ले सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हो. जैसे आपके पास यहाँ पर था 7th क्वेश्चन में हमें कहीं प्रॉपर्टी का कुछ मेंशन नहीं है, सो हमने कर दिया. क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, यहाँ पर भी आप एग्जांपल से चल सकते हो. फॉर एनी सेट्स ए एंड बी हमें बोलते हैं, सो आई कैन गो विद एग्जांपल्स. अगले में मेंशन कर दिया गया है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, आई कांट गो विदाउट दैट, आई हैव टू यूज प्रॉपर्टीज. ठीक है जी, और बोलो जी, और क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैम 9th वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना प्लीज. देखो 9th है, आपको प्रूव करना था A union A intersection B is A. I started with A is a subset of A. Now A intersection B will also be a subset of A. It can be equal to A. अगर A B का सबसेट हो जाएगा तो फिर A ही आ जाएगा इंटरसेक्शन में, अदरवाइज A intersection B will be a subset of A. क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट तो इसमें जा ही नहीं सकता जो कि एलिमेंट नहीं. A intersection B में वही वाले एलिमेंट आते हैं वो जो A में भी हो और B में भी. So whatever elements I have in A intersection B, that becomes the subset of A. अब A union, ये अब छोटा सेट, इसका यूनियन अगर A के साथ करते हो तो ऑब्वियसली ये भी सबसेट ऑफ A हो. So from 1 and 2 I can say A is equal to A union A intersection B. ठीक है जी. 11th क्वेश्चन मैंने क्लास में ही करवाया था आपको, 11th एंड 12th दोनों क्लास में करवाए थे. 13, 14, 15, 16, any problem? Anything else anybody wants to ask from this exercise, miscellaneous exercise on chapter 1? चलिए जी, रिलेशंस का कुछ किया, मैंने कहा था इसकी भी एक्सरसाइज आप 2.1 कर सकते हो, 2.2 भी कर सकते हो वैसे तो. मैम कर एनीथिंग कर ली? हाँ जी जैस्मीन बोलो. मैम प्लीज रिपीट पावर सेट. पावर सेट, पावर सेट Yes. ऑफ सेट. पावर सेट क्या होता है?
power set of any set is the set of all subsets of a set. कोई एक पर्टिकुलर सेट है, उसके जितने भी सबसेट हैं आपके पास, उन सबको वापस से एक सेट में अगर आप डाल देंगे तो देन दैट बिकम्स द पावर सेट ऑफ द सेट. जैसे कि अभी हमने किया, मैंने एक सेट लिया था 0 and 1, 2 एलिमेंट है तो मुझे पता है 2 raised to power 2, 4 सबसेट्स होने वाले हैं इसके. कौन से बोला? 5, 0, 1 and 0. मैंने फिर से एक सेट में डाल दिया, सो दिस बिकम्स पावर सेट. Right? Okay, ma'am. Anything else? No, ma'am. Okay. Exercise 2.1 and exercise 2.2. Anything anybody wants to ask? चलिए जी फिर. Today we have to start with functions. बहुत ही important है functions हमारे लिए, और ये ऐसा चैप्टर है जो हम यहीं पर नहीं छोड़ेंगे. रिलेशन फंक्शन का चैप्टर आपके पास +2 में फिर से आएगा, जिसमें हम इसके जो कुछ अभी हम पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा आगे हम बात करेंगे. सो ये बेसिक है आपका फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट. सो बी वेरी अटेंटिव इन द क्लास. हर कॉन्सेप्ट एकदम आपको क्लियर होना चाहिए फंक्शंस. सबसे पहली चीज, फंक्शन और रिलेशन का डिफरेंस. First thing is a difference between function and relation. I'll say function जो है, that is a special kind of a relation. Function is a special kind of a relation. किसी भी रिलेशन को अगर फंक्शन बनना है तो उसको 2 बातें जस्टिफाई करनी पड़ती है. बड़े ध्यान से सुन लेना. एनी रिलेशन इफ इट वांट्स टू बी अ फंक्शन, इट हैज टू जस्टिफाई 2 थिंग्स. लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बोल रही हूं मैं. फर्स्ट, फ्रॉम set A to set B, a function f from set A to set B is a rule which associates elements of set A to elements of set B, which associates elements of set A to elements of set B such that first condition, all elements of set A are associated to elements in set B. Associated to the elements in set B. Second condition, an element of set A is associated to a unique element in set B. Associated to a unique element in set B. अब इस बात का मतलब समझो. एरो डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. जब हमने रिलेशन डिफाइन किया था A to B,
लेट अस से यहाँ पड़ा है x1 x2 x3, यहाँ पड़ा है y1 y2 y3. If I'm defining a relation R from A to B, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये इसके साथ एसोसिएट हो जाए और ये किसी से भी एसोसिएट ना हो. ये हमने किया था लास्ट क्लास में. वी हैव डन रिलेशन. वहां पर हमने जब डोमेन और रेंज निकाली थी तो वो जरूरी नहीं है कि वो सेट ए और सेट बी पूरे पूरे बन रहे थे. दे वर सबसेट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी. अब मैंने यहाँ पर क्या कहा, ध्यान से देखो. फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या कही, all elements of set A are associated to a element in set B. अब कंपल्शन भी है मेरे पास कि यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं छूट सकता जो यहाँ किसी से रिलेट नहीं हुआ. इट मींस अगर मैं फंक्शन डिफाइन करूंगी A to B, यहाँ अगर x1 x2 x3 पड़ा है, यहाँ y1 y2 y3 से y4 पड़ा है, मैं कुछ इस तरह का अगर एरो डायग्राम बनाऊं तो क्या ये इस पहले वाली कंडीशन को मीट कर रहा है? नो मैम. नहीं कर रहा. Yes, All ma'am. elements कर रहा है. मैंने कहा all elements in set A should be associated to element in set. मैंने set B के बारे में कुछ नहीं कहा कि set B में ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो किसी से रिलेट हो या ना हो. Nothing about set B, only about set A. Means all मैम और elements. y4 कहाँ गया? y4 रिलेट तो होना. अरे इसकी किसी के साथ एसोसिएशन नहीं है. इसकी एसोसिएशन इससे हो गई, इसकी इससे हो गई, इसकी इससे हो गई, इसकी किसी के साथ एसोसिएशन नहीं. बट इवन देन दिस विल बी अ फंक्शन, क्योंकि हमने फंक्शन में कंडीशन किस पे लगाई, सेट ए के एलिमेंट्स पे लगाई है, सेट बी के एलिमेंट पे कोई कंडीशन नहीं लगाई. ये बात क्लियर रखना अपने माइंड में, राइट? दूसरी We have to focus only on set A. राइट. अभी हम सिर्फ सेट ए पे फोकस कर रहे हैं कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट हो जाना चाहिए. सेट बी में कोई ऐसे एलिमेंट पड़े हो जिसके लिए यहाँ कुछ नहीं है, इट्स ओके, डजंट मैटर. Okay, Right? ma'am. जो कंडीशन है उसकी बात करते हैं. सेकंड कंडीशन में हमने कहा कि मेरे पास हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए. x1 की इमेज y2, x2 की y1 और x3 की y3. क्या हर एक एलिमेंट की यूनिक एसोसिएशन करें? ये इससे एसोसिएट हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया. Yes, Right? ma'am. यहाँ पर मेरी दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं, सो दिस विल बी अ फंक्शन. दोबारा समझ लो बात को, बहुत 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 इंपॉर्टेंट. फर्स्ट कंडीशन है मेरे पास, every element which is present in set A should be associated to any of the elements in set B. There can be an element in set B which is not associated to any element in A. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. दूसरा, यूनिक इमेज जानी चाहिए. एक x एक y. अगर अब मैं यहां पर कर दूं, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ये यहां गया, और लेट अस से y4 भी फॉर द टाइमिंग ले लेते हैं. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, मैं एक एक करके सारी आपको एक्सप्लोर करती हूँ. अब आपने सोच के बताना है फंक्शन होने की पहली कंडीशन क्या यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही? Yes, ma'am. पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड है? No, Yes. ma'am. दूसरी तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रही बेटा. मैं कह रही हूँ x1 की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए थी. मैंने यहाँ x1 को y1 से भी कर दिया और x1 को y2 से भी जनरेट कर दिया. मतलब जब मैं x इनपुट डालूं तो y1 भी आउटपुट आ गई, y2 भी, तो गलत हो गया. सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. अगर कोई डाउट है इस कंडीशन में तो बता दो मुझे. Ma'am, so No. according to the second statement, an element of set A should associated with only one element of set B. एक एलिमेंट ऑफ x एक से ज्यादा एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो सकता. अगर होगा तो वो फंक्शन नहीं है. दैट कैन बी अ रिलेशन, दैट विल बी अ रिलेशन, बट दैट विल नॉट बी अ फंक्शन. और मैम वो तीनों एक एक के साथ पेयर होने चाहिए, और अगर तीनों एक ही के साथ पेयर हो रहे हैं तब भी चलेगा. मैं आ रही हूँ उस बात से. तीनों एक ही के साथ एसोसिएट हो जाए मुझे कोई इशू नहीं है. लेट अस से मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा है, यहाँ 3 एलिमेंट पड़े. नहीं मतलब सारे एक से एसोसिएट नहीं हो सकते. देखो
यहाँ 3 एलिमेंट पड़े हैं, मैं कह रही हूँ ये इससे एसोसिएट हुआ, ये भी इससे एसोसिएट हुआ, ये भी इससे एसोसिएट। विल दिस बी अ फंक्शन? यस मैम। बोलो जी, क्या ये फंक्शन है? Yes, ma'am. दिस इज अ फंक्शन। मैंने कहा था इसके सारे एलिमेंट एसोसिएट हो जाने चाहिए, वो गए। इसकी इमेज ये है, अब इसकी कोई और इमेज तो नहीं, ये किसी और एलिमेंट की भी इमेज हो जाए, दैट इज इमेटीरियल फॉर मी। मैं तो सिर्फ ये 2 बातों पे कंसंट्रेट कर रही हूँ अभी, मुझे इसके अलावा तीसरी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। I again repeat 2 things. Every element in set A should be associated to any of the elements in set B. Second, every element of set A is associated to a unique देख लो कहीं कोई डाउट तो जल्दी से मुझे बताओ। लेकिन वो जो यूनिक एलिमेंट आ रहा है वो तो सेट बी में नहीं है। जी, जो यूनिक एलिमेंट है वो जब आप A to B जा रहे हो, देखो अगर मैं x1 की इमेज की बात करूं बेटे इसके हिसाब से, तो x1 की इमेज क्या है? y1, कोई और इमेज तो नहीं। नो x2 मैम। करूं तो y1 ही सिर्फ इमेज है और तो कोई इमेज नहीं। x3 की बात करें तो सिर्फ y1 ही इमेज है। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो रही थी, x1 की इमेज y1 भी बन रही थी और x1 की इमेज y2 भी बन रही थी, तो यूनिक नहीं रही। ओके मैम। राइट, सो ये 3 केसेस हमने देख ली। अब ये जो बी सेट के एलिमेंट्स हैं, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, नोट करेंगे। मैं यहां पर अभी बोल रही हूं x1 y2 is image of x1, y2 is image of x1। मैंने x1 को y2 से रिलेट किया, so I will say y2 is image of x1 and x1 is pre-image of y2। ये टर्मिनोलॉजी बार बार हमारे को मिलेगी, इमेज एंड प्री इमेजेस। अगर मैं सेट ए से सेट बी में जा रही हूं तो बी के एलिमेंट इमेजेस हैं ए के सेट के एलिमेंट्स, और एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो प्री इमेजेस हैं बी के एलिमेंट्स। सो y2 इज इमेज ऑफ x1। अगर मैं f फंक्शन डिफाइन करूं अंडर f, here also I write under f। y2 is image of x1 under f and x1 is pre-image of y2 under f। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं x2 की इमेज, x2 is the pre-image of x y, X1, X2, X3. exactly it is x, x2 x3 all three, क्योंकि यस y1 इन तीनों से रिलेट हो गया। सो y1 की 3 प्री इमेजेस हैं, लेकिन x1 की एक ही इमेज है, x2 की एक ही इमेज है, x3 की। नाउ सेट A, दैट इज योर डोमेन कंपल्सरी। अब डोमेन ऑफ फंक्शन, अब रिलेशन से रिलेट करते जाओ। रिलेशन की डोमेन A का सबसेट भी हो सकती, कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते थे यहाँ पर जो B से एसोसिएट नहीं हो रहे होते, लेकिन फंक्शन में ये लिबर्टी नहीं। It means whatever is your set A, that has to be domain of F. Set A is domain of F. Set B is codomain of F. ये बात सेम है, रिलेशन में भी हमने यही कहा था कि अगर एक रिलेशन A to B आपने डिफाइन किया है तो जो A सेट होता है उसका सबसेट डोमेन हो सकता है, B का सबसेट रेंज हो सकता है, और B सेट को हमने कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर कोडोमेन हो गई आपकी F। नाउ अगर मैं यहां से बात करूं फॉर दिस फंक्शन, लेट अस इस फंक्शन को f1 बोल देते हैं, तो f1 की डोमेन x1 x2 x3, कोडोमेन y1 y2 y3 y4, set B। What about the range? Y1, Y2, Y3.
y1, y2, y3. So जो जो एलिमेंट बी सेट में से एसोसिएट हो गया, सिर्फ वही एलिमेंट रेंज में फॉल करेगा. जो नहीं हुआ वो रेंज का पार्ट नहीं है, वो कोडोमेन का पार्ट है, but that is not the part of रेंज. अब इस फंक्शन में अगर मैं आपको रेंज पूछूं तो मेरी रेंज क्या? y1 y1 ओनली y1. सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएशन है, सो एक ही मेरे पास y1 यहाँ पर बनने वाला है. क्लियर हो रहा है ये? यस मैम. मैं यहाँ पर अब आपको, तो हमने अभी बात करी रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की बात कर ली है हमने फंक्शन की. व्हेन आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी. अब एक क्वेश्चन है आपके पास, मेरे पास दे रखा है x एंड y बोथ बिलोंग टू द सेट 1, 2, 3 एंड 4. मैंने अब एक F1 डिफाइन किया है. अभी ये रिलेशन कह के चल रहे हैं. F1 इज अ रिलेशन. क्या रिलेशन है? x y such that y is equal to F3 है xy such that y is less than x. अब आपने मुझे बताना है कि अगर xy इनको बिलोंग कर रहे हैं, तो ये जो मैंने रिलेशन डिफाइन करे xy पर, इनमें से कौन से रिलेशन फंक्शन हैं और कौन से नहीं. मतलब फंक्शंस को भी हम ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे रिलेशन में लिख रहे थे वैसे ही फंक्शंस को भी हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं. बता दो अब पहले तो F1 में कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो देखो, और फिर बताओ क्या वो फंक्शन है या नहीं. relation. Second relation is function. And it is written x plus y is greater than y. Greater than 4. Greater than 4. तो फटाफट जल्दी करो, इतनी देर नहीं लगानी है क्वेश्चन पर. I'm done. बोलो जी. F1 is it a function? Yes, ma'am. फंक्शन है. क्या क्या कुछ आ रहा है F1 में? 1, 2, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Arman, is it a function? मैम मैंने उल्टा लिखा मैम. 3, 2, 2, 1, 4, 3. गलत लिखा. जो वैल्यू देखो ऑर्डर्ड पेयर में पहले कौन आ रहा है? x आ रहा है. अगर ऑर्डर्ड पेयर में पहले x आ रहा है, x को आपने 1 डाला तो करस्पॉन्डिंग y 2 है, तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा.
x को 2 डाला तो y 3 आएगा, 3 डाला तो 4 आएगा, 4 नहीं डाल सकते क्योंकि 4 डालने पे 5 आ रहा है और वो तो y वैल्यू ले नहीं सकता अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन. नाउ इज इट अ फंक्शन? No, ma'am. नो, व्हाई नॉट? Ma'am, because 4 is not there. एग्जैक्टली. अगर मैं यहाँ पर इसका एरो डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो एरो डायग्राम कैसा दिखेगा मुझे? यहाँ 1 2 3 4 पड़ा है, यहाँ 1 2 3 4 पड़ा है. 1 की एसोसिएशन 2 से हुई, 2 की 3 से हुई, 3 की 4 से हुई. इसकी तो हुई नहीं बेचारे की किसी के साथ. कंडीशन वैलिड हो गई मेरी बीइंग अ फंक्शन. सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. अरमान, इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. चलो फिर आप ध्यान से करना. Write down F2 function. What are the ordered pairs that are there in function F2? And then tell me, I mean say relation F2 and then tell me is it a function or not? Ma'am, 2 3 4 3. हाँ जी, F2 में क्या क्या आ रहा है? 1 4 2 3 and 4 3. 2 4. एक सेकेंड, मुझे कहा गया x प्लस वाई को 4 से बड़ा होना है. अगर x और y, x प्लस वाई को 4 से बड़ा होना है तो मेरे पास आ गया 1 4 2 3. क्या 4 1 अब आ सकता है इसमें और 3 2 आ सकता है? यस मैम. और भी कुछ आ सकता है? 3 4 3 भी आएगा. और 2 4 और 4 2 भी आएगा. देखो जरा कि ये सारे पेयर्स आएंगे इसमें. Yes, ma'am. अब Yes, मेरी ma'am. कंडीशन पहले या दूसरे एलिमेंट पे नहीं है, मुझे सिंपल कह दिया गया कि दोनों एलिमेंट्स का सम 4 से बड़ा होना चाहिए. अब अगर मैं लिखूं 1 4 और 4 1, ये दो अलग अलग बातें हैं और दोनों ही मेरी कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं. 1 4 is satisfying, 4 1 is also satisfying. So now both the pairs can be here. लेकिन पिछले क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ 1 2 आएगा तो 2 1 भी आएगा, वो गलत हो जाएगा. क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ 2 1, 2 1 का मतलब पहला एलिमेंट x है, यहाँ x को 2 डालोगे तो y को 3 आना है, तो 2 1 नहीं बन सकता था यहाँ पर, यहाँ बन सकता. Now tell me, is it a function or not? No, ma'am. नहीं है ये भी फंक्शन. अब क्यों फंक्शन नहीं है? Ma'am, second condition satisfy नहीं हो रही. बिल्कुल. 2 3 से भी एसोसिएट हो रहा है, 2 4 से भी एसोसिएट हो रहा है, 4 1 से भी एसोसिएट हो गया, 4 2 से भी एसोसिएट. गड़बड़ हो जाएगी. This will not be a function. This will be a relation but will not be a function. क्योंकि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं जा रही. 2 के लिए 3 भी इमेज बन गई और 2 के लिए 4 भी इमेज बन गई. गड़बड़ हो गई. So this is again not a function. Now talk about F3. Not a function. Not a function. What are the ordered pairs which are there in this? 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4. गड़बड़ कर दी. कंडीशन क्या बोली मैंने? सारे Yes. उल्टे बोले आपने. अरमान, Yes, ma'am. I thought y is greater than x, ma'am. y is less than x. मतलब second entry has to be less than the first. So elements in this will be 2 1 3 1 4 1 3 2 4 2 4 3. And this will again not a function. तीनों ही मेरे फंक्शन नहीं है. ये बात समझ में आ रही है? क्या कर रहे हैं हम? हाँ जी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन. तो हमें एक बात समझ में आई, अगर मुझे फंक्शन या मैं कहूँ कोई भी रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख के दिया जाए और किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में पहली एंट्री रिपीट हो गई तो क्या वो फंक्शन होगा? No. नहीं होगा. अगर मैं अब अपने फंक्शन, नाउ इफ आई डिफाइन माय फंक्शन not from A to B, I define it from R to R. R का मतलब समझते हो?
रियल नंबर। रिलेशन इसका मतलब अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैं इसमें जो इनपुट डालूं वो कोई भी रियल नंबर डाल सकती हूँ, और जो मेरी आउटपुट आ रही है वो भी कोई भी रियल नंबर आ सकती है। Will this be a function anymore or not? सोच Yes, समझ sir. के, मैंने कहा सोच समझ के, जल्दी कोई नहीं है मुझे। हाँ जी, मैम, this could be a function function. होगा। Yes, ma'am. x को 1 वैल्यू डालूं तो y 1 है, -1 डालूं तो 1 है। मतलब इमेज तो सेम हो रही है लेकिन इनपुट डिफरेंट है। इनपुट सेम होने पर आउटपुट सेम हो सकती है, मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। या -1 1 पड़े हैं, ये दोनों यहाँ जाके 1 पे एसोसिएट हो जाएंगे। सो दिस विल बी अ फंक्शन। ठीक है जी। अब एक बात और बताओ, क्या इस केस में मेरी कोडोमेन और रेंज सेम होगी या डिफरेंट होगी? मैम सेम। मैम डिफरेंट। कोडोमेन एंड रेंज शुड बी सेम। मैम मैम रेंज तो मैम यस डिफरेंट सेम। होगी मैम, क्योंकि मैम मैम जो y है वो मैम 2x से मिल रहा है, तो y है वो 2x से मिल रहा है, -1 और 1 से। -1 और 1 दोनों से 1 पे ही जा रहे हो। ये इनपुट डाली तो भी यही है, ये इनपुट डाली तो भी यही है। अब रियल नंबर में तो ध्यान से मेरी बात सुनना, रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर्स भी पड़े होंगे। तो क्या मेरी किसी भी इनपुट के लिए मेरा आंसर नेगेटिव बन सकता है? No, ma'am. नो मैम। क्या मेरी कोडोमेन और रेंज सेम होगी या डिफरेंट होगी? Indifferent. डिफरेंट हो जाएगी। My range is going to be R positive, but codomain is R. समझ रहे हो मेरी बात को? यस मैम। देखो जरा मैं और ध्यान से बताना मुझे, सोच समझ के। मैं बहुत स्लो जा रही हूँ, रीजन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। +2 क्या उसके आगे तक भी आपका चलते ही रहना है इस कॉन्सेप्ट में, तो इसको हम ऐसे ही भगा नहीं सकते। वी हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑन इट ताकि आपकी बेसिक्स क्लियर है। f of x मैंने डिफाइन करा 2x - 3, और अब मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल। विल इट बी अ फंक्शन? No, ma'am. है फंक्शन की नहीं है? No, ma'am. नहीं होगा फंक्शन। क्यों नहीं होगा? जैसे ही आप x को यहाँ 1 डाल दो, पहला नेचुरल नंबर 1, मेरी आउटपुट -1 आ गई। Yes, ma'am. Minus natural number होगा ही नहीं। नेचुरल नंबर में पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब जो A सेट में, यहाँ मैं बात करूँ A सेट इज सेम एज नेचुरल नंबर, यहाँ जो 1 पढ़ा था, ये जो B सेट नेचुरल नंबर है उसमें तो उसकी एसोसिएशन किसी के साथ होगी ही नहीं, क्योंकि माइनस नंबर तो यहाँ नहीं है। लेकिन मैम हम इसका स्क्वायर भी तो कर ही सकते हैं, fx = x स्क्वायर जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। बच्चे मैंने अब उस फंक्शन की बात नहीं करी, मैं जो फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, जहां से जहां डिफाइन कर रही हूँ, तो उसी कंटेक्स्ट में पूछ रही हूँ। Everywhere my function can't be x square. Now I have changed my function. I have changed it to 2x - 3, and I am now doing it from natural numbers to natural numbers. ओके मैम। अब अगर मैं सेम फंक्शन में अपना कंस्ट्रेंट करूं रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, will it be a function? यस मैम। Yes. यस मैम। क्योंकि आप जैसे जैसे x को कोई भी रियल वैल्यू देते जाओगे, आउटपुट रियल वैल्यू ही मिलने वाली है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कहां से कहां फंक्शन को डिफाइन किया गया, सारी कहानी ही बदल जाएगी। नेचुरल टू नेचुरल था तो फंक्शन नहीं बना, रियल टू रियल था तो फंक्शन बन गया। ठीक है जी। तो अभी तक हमने जो बात करी फंक्शन के बारे में, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई भी Yes, रिलेशन बनता है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनपुट बोलूं आउटपुट बोलूं, सब चीजों की एसोसिएशन शुड बी क्वाइट क्लियर।
अगला लिखो जी, मेरे को ए सेट दिया है -2 -1 0 1 एंड 2। एक f मैंने डिफाइन किया फ्रॉम a टू z। z क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स। और अब मैंने अपने f ऑफ x को डिफाइन कर दिया x² -2x -3। आपने दो चीजें बतानी है, वन इज रेंज ऑफ f, सेकेंड वन इज, ध्यान से देखना सेकेंड पॉइंट क्या कह रही हूँ, मुझे चाहिए प्री इमेजेस ऑफ, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्री इमेजेस ऑफ 6 -3 एंड 5। प्री इमेज का मतलब, अगर मैं कह रही हूँ 6 की प्री इमेज, मतलब 6 मेरा बी सेट में पड़ा है, ये किस एक्स के साथ एसोसिएट हो रहा है वो आपको मुझे पता है। अच्छा, संडे को आप लोगों का टेस्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। 25 क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी, क्योंकि अभी तक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट की हमने नहीं कुछ बात करी है। इट विल बी क्वाइट इजी। सिलेबस विल बी योर सेट्स, रिलेशन, एंड जितना काम फंक्शन का अभी तक हो गया हमारा, सो बेसिक डेफिनेशन ही हो गया बेसिकली, उससे ज्यादा कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। सो इतने पर ही आपको जो होगा टेस्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ 25 क्वेश्चंस, राइट? मैम अब x में क्या पुट करेंगे? सेट ए की वैल्यूज। दोबारा बोलो मैम, क्या करेंगे? मैम x में एक सेट ए की वैल्यूज पुट करेंगे। बिल्कुल, आपको अभी मैंने यही बात कही। इनपुट कहाँ जाती है, कौन सी होती है इनपुट? जो डोमेन है। डोमेन क्या है अभी यहाँ मेरे पास? अगर मैंने A to Z डिफाइन किया तो A सेट इज माय डोमेन। तो जो कुछ A में पड़ा है दैट विल बी माय इनपुट। Excuse me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, your screen is not visible. पराग द्वारा बोला, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। Ma'am, your screen is not visible. ग्रीन इज नॉट विजिबल। और भी किसी को दिक्कत आ रही है? नो मैम। अच्छा, आप एक बार ना डिस्कनेक्ट करके पराग दोबारा कर लो अगर दिक्कत है, क्योंकि आई थिंक बाकियों को क्लियर ही है, तो मेरे एंड पे दिक्कत नहीं है। Okay, ma'am. Let me check. एक बार आप डिस्कनेक्ट करके वापस कर लो कनेक्ट, ठीक है? मुझे भी क्लियर नहीं है। अच्छा, ये आपके एंड की ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि मेरा नेट तो दौड़ रहा है इस टाइम पर। मैं स्पीड ही चेक कर रही थी, मेरा नेट तो प्रॉपर चल रहा है। आप एक बार वापस से डिस्कनेक्ट करके करो, आपके सौम्य प्रॉब्लम रहती है। हमें फंक्शन है। हाँ जी, मैम ये फंक्शन है। ये फंक्शन है। फंक्शन तो ये है कि कभी हम रेंज की भी बात कर रहे हैं, आपसे रेंज पूछी गई है सबसे पहले। बोलो जी, रेंज में क्या पूछा है? What are the elements that are coming in the range? मैम फर्स्ट 5 है। 5। मतलब आपने x को क्या डाला अभी? -2 डाला, क्या डाला है? -2 मैम। ठीक है जी। जब मैंने x को -2 डाला तो ये हो गया आपका, -2 डालने पर मैं यहाँ लिख लेती हूँ, f of -2 is -2 का स्क्वायर, -2 into -2 -3, that is 4 plus 4 minus 3, that is 5। तो पहला एलिमेंट 5। आगे चलिए, -1 डालने पर क्या आउटपुट? 0। जीरो। डालने से 0, so second entry in the range is 0। मैम नेक्स्ट -3 Next is -3 एंड नेक्स्ट इज -4। And then the last is also -3. मैम यस। इसका मतलब हमारे पास 2x एक ही y को जा रहे हैं, तो रेंज मेरी हुई ये 5 0 -3 -4, ऑल आर फॉलिंग अंडर z, इंटीजर्स का पार्ट है। सो ये मेरे पास फंक्शन तो चलो दे ही रखता है, दिस बिकम्स द रेंज। अब अगर मैं आपको इस फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखने को बोलूं तो क्या लिख सकते हो? If I ask you to express f in terms of ordered pair,
आप रेंज निकाल चुके हो, इनपुट डाल चुके हो, -2 डालने पर 5 मिलता है, -1 से 0 मिल रहा है, 0 से -3, 1 से -4 और 2 से फिर क्या मिल रहा है आपको? -3. So if I ask you to write it in terms of ordered pairs, this should be your presentation for it. ठीक है जी, चले आगे. मैम एक डाउट था क्या बोलो बेटा? मैम, जो इनपुट था मैम उसमें 5 वैल्यूज थी और जो आउटपुट आया उसमें 4 वैल्यूज है, ऐसा क्यों? क्यों है? क्योंकि आपके पास 2x यहाँ था, -2 -1 0 1 और 2, यहाँ पर आपके पास आ रहा है 5 0 -3 -4. बच्चे यहाँ 5 और यहाँ 4 क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि ये -1 0 गया, 0 -3 गया, 1 -4 गया, लेकिन ये 2 फिर से -3 में चला गया. यस 2x एक ही y पर जा सकते हैं, जो कि इस केस में जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ कम आपके पास नंबर है एज कम्पेयर टू यहाँ. मैं इसमें रेंज और कोड मेन सेम ही है ना? कैसे सेम है बेटा? अगर मैं इस फंक्शन को a to z डिफाइन कर रही हूँ तो कोडोमेन क्या है? z. This is your codomain. The whole set of integers is your codomain, but range is having only these 4 elements. मैम आउटपुट में 0 2 बार नहीं आएगा मैम, क्यों 0 2 बार नहीं आएगा आउटपुट में? आपका -1 डाल करके 0 आ रहा है और कुछ डाल करके इनमें से कुछ और डाल करके क्या आउटपुट 0 आ रहा है बेटा? नो मैम. मैम इन कोड में देयर आर ऑल इंटीजर्स. कोडोमेन z का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है जी. अब चलो जरा सेकंड पार्ट. आई वांट प्री इमेज ऑफ, मैं सब कुछ बाकी यहाँ से एक बार ही हटा दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो. लो जी, मैंने कहा प्री इमेज ऑफ 6. इस बात का मतलब समझाना है पहले तो आपको. करने से पहले टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री इमेज ऑफ 6. अब ये जो 6 है, ये इनपुट है कि आउटपुट है? मैम आउटपुट. आउटपुट. अगर आउटपुट है तो ये x की जगह डलेगी कि f ऑफ x की जगह डलेगी? मैम x की जगह. इसकी जगह fx. x की जगह. fx की जगह. इनपुट x थी, इनपुट x डालने पर जो आउटपुट आती है वो f ऑफ x आती है. तो 6 मेरी आउटपुट है, इसका मतलब आई राइट 6 इज इक्वल टू x² - 2x - 3. And now on solving it, whatever I get x as, that becomes the pre-image. Ma'am, means it is 0. Answer is 0 of 6. दोबारा बोलो. No, 0 of, no, 0 is something different you are now talking about. यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये f of x की वैल्यू थी. अब यहां से जो इसकी जीरोस हैं, इसकी जीरोस, वो प्री इमेज है 6. Okay, ma'am. निकालो इसकी जीरोस या रूट्स, व्हाटएवर यू वांट टू से. आई शुड से रूट्स. मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, एक्सप्रेशन नहीं है. And what are the values of x that I am getting?
Ma'am, there is 3 instead of 9. यस बेटा, ये 6 को इधर लेकर के आओगे तो -6 से -9 ही तो होगा। Okay, ma'am. कितनी देर इसकी वो निकालने के लिए, रूट्स निकालने को इतनी देर कैसे लगती है? सीधे सीधे फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो फिर वो करो, -b + -b² - 4ac/2 है। -b + -b² - 4ac/2a। मेरे पास y के 6 होने पर या आउटपुट 6 होने पर इनपुट क्या जानी चाहिए, 1 + √10 या 1 - √10। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन मेरे पास इनपुट क्या क्या पॉसिबल थी? तो मैं क्या कहूंगी, 6 की प्री इमेज, I'll say there is no pre-image for 6। बताओ जरा ये बात कुछ समझ में आई कि नहीं? मैम इमेज नहीं Yes, ma'am. कहेंगे, प्री इमेज क्यों? मैं दोबारा बोलूं? मैम इमेज नहीं कहेंगे, प्री इमेज क्यों मैम? क्योंकि y इज द इमेज ऑफ x, ये नहीं होता था। जो इनपुट होती है that is the pre-image, जो आउटपुट होती है that is the image। तो 6 मेरी आउटपुट थी, वो आउटपुट किस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आ रही है ये मुझे बताना था। मेरे पास आ गया कि अगर मैं अपने फंक्शन में x को 1 + √10 डालूं या 1 - √10 डालूं तो मुझे आउटपुट 6 मिलेगी। लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन ये इनपुट तो डाल ही नहीं सकती, मेरी इनपुट तो रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि मेरा फंक्शन A to Z डिफाइंड था। मेरी इनपुट सिर्फ इन एलिमेंट्स में से ही कुछ जा सकती है, यहां तो उससे डिफरेंट इसमें डालने पर 6 आउटपुट नहीं आ सकती। 6 आउटपुट के लिए मुझे ये डालना था, ये तो इसमें है ही नहीं, इसीलिए मैंने क्या किया, देयर इज नो प्री इमेज फॉर 6। यहाँ पर इस सेट में 6 पड़ा है क्योंकि इंटीजर है, लेकिन किसी भी इधर के x से एसोसिएट नहीं हो पा रहा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट? तो मैम ये फंक्शन है कि नहीं? बिल्कुल फंक्शन है। यहाँ पर कुछ अलग पड़ा रह जाए कोई दिक्कत नहीं है मुझे, यहाँ नहीं पड़ा रह सकता। ये जो 6 है ये किसी x से एसोसिएट नहीं हो रहा, क्या फर्क पड़ता है मुझे? मुझे तो क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि यहाँ पर जो पड़ा है वो यहाँ पड़े हर किसी, मतलब यहाँ पड़े हुए एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट होना चाहिए। आपने इसकी रेंज निकाली थी 0.5 -3 -4, तो जो भी किससे से एसोसिएट हो रहा था, ये शायद इससे हो रहा था, जो भी किससे हो रहा था, व्हाटएवर इट वाज, हर एक एलिमेंट इनमें से किसी ना किसी से एसोसिएट हो गया। लेकिन फंक्शन डिफाइंड था A to Z, मतलब इसमें तो सारे के सारे इंटीजर पड़े थे जिनमें से 6 भी था।
वो किसी x के साथ नहीं रिलेट हो पाया, तो फंक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा बड़ा? फंक्शन तो रहेगा फिर। बिल्कुल रहेगा, लेकिन कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हो सकेंगे। वो तो मैं पहले ही दिख गया कि जब मैंने फंक्शन में वैल्यूज डाली तो मेरे पास रेंज में 4 ही एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन कोडोमेन में तो z है, कोडोमेन रेंज सेम नहीं है मेरे पास। यस मैम। मैम इसको एरो डायग्राम से कर सकते हैं सॉल्व? एरो डायग्राम से सॉल्व जब करोगे पहले आपको यहाँ निकालना तो पड़ेगा ही ना बेटा। जब तक आप इसमें इनपुट डाल के आउटपुट नहीं डालते, आउटपुट डाल के इनपुट नहीं निकालोगे तो फिर एरो डायग्राम बनाओगे कैसे? अब z सेट में तो इनफाइनाइट नंबर पड़े हैं, कौन एसोसिएट हुआ कौन नहीं हुआ ये पता तो यहीं से करना पड़ेगा मुझे। यस मैम। ठीक है जी, अगला पार्ट आपने बताना है प्री इमेज ऑफ -3 2,0 0 एंड 2 आप निकाल के चुके हो। जब आपने 0 डाला तो भी आउटपुट -3 आई थी, 2 डाला तो भी -3 आई थी। अब आपको प्रोसीड जिस तरीके से करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। व्हाट विल यू डू? अब मेरा आउटपुट -3 चाहिए, मतलब मैं इसको -3 करूंगी, इसको -3 किया तो x स्क्वायर -2x 0 हो गया, x -2 0, तो x की दो वैल्यू 0, मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट -3 और 2 के करस्पॉन्डिंग -3। -3 is associated to 0 and 2. एग्जैक्ट प्री इमेजेस ऑफ -3 0 एंड 2, 0 एंड 2 यहाँ पर पड़े हैं, -3 यहाँ पड़ा है, ये दोनों इससे एसोसिएट हो रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ 0 एंड 2 बोथ आर इज विद -3। -3 0 और 2 दोनों की इमेज है, और -3 की दो प्री इमेजेस हैं, 0 एज वेल एज 2। Now we can also see this by seeing on diagram which we have drawn. हाँ, जो आपने देखो, जब मेरे पास आउटपुट जैसे 6 थी तो हमने देखा था मेरी रेंज में 6 आ ही नहीं रहा था, मेरी रेंज 5 0 -3 एंड -4। तो अगर इसके अलावा कोई और आउटपुट मैं बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली इसकी करस्पॉन्डिंग एक्स पड़ा नहीं है मेरे पास, मतलब इसके अलावा अगर कोई भी मेरी आउटपुट आ रही है तो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। Okay, ma'am. ऐसे अब आपको पूछा गया आउटपुट 5, आउटपुट 5 आपकी किसके लिए आ रही थी? मैम 2 -2। -2, तो 5 का प्री इमेज -2। समझ रहे हो बात को? Yes, तो ये ma'am. सिर्फ मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर करने के लिए बोला। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, एवरीथिंग शुड बी क्वाइट क्लियर टू यू कि हम क्या बात कर रहे हैं और उसका क्या मतलब। ठीक है जी, अब क्वेश्चन लिखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा f is defined from a to r। r आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया। a मुझे दे रखा है -1 0 2 4, और मैंने अपने फंक्शन f ऑफ x को अब एक नए रूल से डिफाइन कर दिया, दैट इज x स्क्वायर प्लस। अब आपको दो काम करने हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन एज set of ordered pairs, express the following function as a set of ordered pairs and find its range,
मैम ऑडिट हम पे क्या तो वैल्यूज पुट करके आ जाएगा ना, हाँ जी, ऑडिट पे तो वैल्यूज पुट करके आएगा ना। ऑर्डर बोलो तो क्या है? मैम -1, 2, 0, 1, 2, 5, 4, 17। मैम 0, 1, 2, 5, 2, 5 and 4, 17। 2, 17 मैम इसकी रेंज 1, 2, 5, 17। yes हाँ जी अरमान, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहली चीज, मुझे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एक रिलेशन दिया गया 1 1 2 3 1 1 2 3 3 5 and 4 7। सबसे पहली बात पूछी जा रही है, इज इट अ फंक्शन? अब कहां से कहां डिफाइन कुछ नहीं दे रखा, तो सिंपल हम सिर्फ ये चेक कर सकते हैं इसमें कि एक x 2y से तो एसोसिएटेड नहीं है, सिर्फ इतना ही चेक कर सकते हैं। मैम इट इज अ फंक्शन। चीज नहीं हो रही तो ये फंक्शन है। अब अगला पार्ट सुनो, इफ दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉर्मूला, इफ दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉर्मूला अल्फा एक्स प्लस बीटा, जैसे अभी हमने फंक्शंस डिफाइन किए x स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस 3 x स्क्वायर, ऐसे मुझे अब कह रहा है कि ये जो फंक्शन है दिस इज अ फंक्शन, ये हमने देख लिया, एंड दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस फॉर्मूला अल्फा एक्स प्लस बीटा। फाइंड अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज 1, बीटा इज 0। अल्फा 1 बीटा 0 गलत है। अल्फा 1 and beta is also 1। अल्फा Now- 1 जल्दी now we नहीं, alpha and beta हाँ यही तो बताना है मैं आपको। गलत है बेटा, जो आंसर आप दे रहे हो दैट इज रॉन्ग। अब मैम आपको अब दो x में क्या पुट करेंगे? x में क्या पुट करेंगे अब? पेयर से लिया है तो इसमें x कौन सी एंट्री, पहली की दूसरी? मैम पहली। और y कौन सा, या g ऑफ x कौन सा, दूसरी एंट्री की पहली एंट्री? मैम पहली। आउटपुट। आउटपुट। मैम आउटपुट ये पेयर्स की बात करूं तो ये इनपुट ये आउटपुट। तो अगर मैं इससे चलूं तो x को 1 डालूंगी और ये आउटपुट भी 1 है, मतलब ये एक इक्वेशन हो गई मेरे पास। If I put the second ordered pair, जल्दी से बोलो मेरी इक्वेशन क्या बनी? 3 is equal to alpha plus 2 alpha plus beta. Input is my x, so in place of x I'll put the first entry. Gx is my output, second is the output, so g of x की जगह second value, f और x की जगह पहली value. अब दो इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉल्व देम एंड गेट अल्फा एंड बीटा। मैम अल्फा इज 1, बीटा इज 0। जब मैंने यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली तो अल्फा हो गया आपका 2। अगर अल्फा 2 है तो बीटा कितना है? इज इट 0 और -1? -1। -1 चेक भी कर लो। अगर मैंने कहा अल्फा 2 है बीटा -1 है तो ये मेरा फंक्शन हो गया। अब इनपुट डाल के देखो, अगर 3 डालो 6 - 1 5 आउटपुट आएगी, 4 डालोगे 8 - 1 7 आउटपुट आएगी। ठीक है जी। सो हर तरीके से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। रूल दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है वो रूल लिखना है,
प्री इमेज दी है, इमेज निकालनी है, इमेज दी वो प्री इमेज निकालनी है, सो एवरीथिंग शुड बी क्वाइट क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा अल्फा की वैल्यू कॉन्सेप्ट, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं बिल्कुल हम, जो अल्फा आप आपके पास ये था अल्फा एक्स प्लस बीटा, मैंने पहले दो ऑर्डर्ड पेयर को डाल करके इक्वेशंस बनाई, आप पहला और आखिरी डाल देते, दूसरा और आखिरी डाल देते, कोई भी दो, क्योंकि मुझे पास दो अननोन्स हैं, वो दो अननोन निकालने के लिए दो इक्वेशंस, आई कैन यूज एनी ऑफ द टू ऑर्डर्ड पेयर्स दैट वर गिवन इन जी, तो जरूरी नहीं है पहले दो ही डालने हैं। मैम बीटा की का वैल्यू आई थी -1, ओके। अल्फा 2 एंड बीटा -1। ठीक है जी, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है, जल्दी से मैं बता रही हूँ, समझ लो, क्वेश्चन चाहे उसको अगली बार भी कर लेंगे। इक्वल फंक्शंस, write down two functions f and g are said to be equal. Two functions f and g are said to be equal if first condition, domain of f is equal to domain of g. Second, range of f is equal to range of g. Third, f of x is equal to f of g. Sorry, f of x is equal to g of x for every x belonging to their common domain. F of x is equal to g of x for every x belonging to their common domain. मतलब तीन जो मेरे पास फंक्शन, दो जो फंक्शंस मेरे पास हैं, वो कब इक्वल होंगे? जब दोनों की डोमेन सेम हो, दोनों की रेंज सेम हो, एंड दोनों में सेम इनपुट डालने पर सेम ही आउटपुट बाहर आ जाए, then I'll say my functions to be equal, otherwise they are not equal. Example देखो, A set is given to be having two elements 1 and 2. B set is having element 3 and 6. I am defining two functions, f function from A to B, g function from A to B. F of x is given by x square plus 2 and g of x is given by 3x. आपको बताना है are f of x and g of x equal? क्या f of x g of x की इक्वल है? एक एक करके पॉइंट देखते जाओ। डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, बताओ जी क्या ये कंडीशन मीट हो रही है जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से? मैम नो, मेरे हिसाब से तो नो। क्यों? अगर मैंने f फंक्शन को a to b डिफाइन किया बेटा, तो f की डोमेन क्या है? What is domain of f? मैम ए। a। और अगर g फंक्शन को a to b डिफाइन किया तो g की डोमेन क्या है? मैम ए ही होगी। यही हुई, तो क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया? डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। मैम पर जब इक्वेशन में पुट कर रहे हैं मैम अलग अलग आ रही हैं वैल्यूज। अभी तो हम डोमेन पे हैं, वैल्यू का आएगी वो तो रेंज की बात हो गई। मैं तो अभी सिर्फ पहले पॉइंट पे हूँ, मैं अभी आगे नहीं बढ़ी हूँ, मैं सिर्फ पहले पॉइंट की बात करती हूँ। क्या पहला पॉइंट जस्टिफाइड है? इज डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g? मैम वो तो क्लियर है मैम। डोमेन और ये वाला अब आगे चलते हैं। दोनों। अब रेंज की बात करने का मतलब है मैं इस x में गिवन आउटपुट इनपुट्स डालूं
और जो कुछ बाहर आएगा वो मेरी रेंज है। निकाल दो, पहले रेंज ऑफ एफ निकालो, क्या आएगी? मैम Three and 3 आ रही है 1 पुट करके। 6 हम 6 with 3 and 6. 3 आ रही है और 2 डालने पे 6 आ रही है। यस मैम। और रेंज ऑफ जी बोलो क्या आ रही है? 3 and 6. तो क्या सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ? इज इट ओके? रेंज ऑफ एफ इज सेम एज रेंज ऑफ जी। अब तीसरी चीज भी चेक करनी जरूरी है, क्या? जब मैं x में इनपुट 1 डालूं, आउटपुट 3 है, g में 1 डालूं, आउटपुट 3 है, तो क्या f ऑफ x g ऑफ x के बराबर हो रहा है और x इज इक्वल टू 1? Yes, ma'am. अब मुझे सेकेंड एलिमेंट जो बड़ा उसके लिए भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, f of x should be equal to g of x for every x belonging to their common domain. सिर्फ एक के बराबर होने से बात नहीं बनेगी, दूसरे के लिए भी चेक लगाना है। f of 2 और g of 2 दोनों ही 6 हैं, तो क्या मेरा तीसरा पॉइंट भी जस्टिफाइड हो गया? Yes, ma'am. तो क्या f is equal to g हो गया? Yes, ma'am. मयांक, पराग, सौम्या, दीपांश, हिमाक्षी, कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बोलो। मैम हमने g ऑफ x में भी हमने a वाली वैल्यूज ही डाली है। बेटा g ऑफ x का जो आपका वो है, क्या कहते हैं, डोमेन है, वो तो दोनों के लिए सेम ही है ना, दोनों में इनपुट तो यही से जानी है, यस मैम। तो सेम ही वैल्यू डलेगी दोनों के अंदर। हम कह ही रहे हैं f of x is equal to g of x for every x belonging to their common domain। ठीक है जी, मैम पहले मैं गलती से ना b ले लिया था, मेरे से फिर गलत आ रहा था g ऑफ x। आएगा ही, अगर b लोगे तो गलत आएगा, क्योंकि b तो मैम की बात है, मैं वो डोमेन। मैम रिपीट कर दो, एक बार समझ नहीं आया। हमें क्या करना था, इक्वल फंक्शंस करने के लिए डोमेन को डोमेन के बराबर करना था, वो यहाँ हो ही रहा है। अगर f फंक्शन को a टू b डिफाइन कर रहे हो, g को भी a टू b डिफाइन कर रहे हो, तो दोनों की डोमेन्स तो बराबर है। अब Yes, रेंज का ma'am. मतलब आउटपुट के लिए पहले इनको डाल के देखते हैं। जब 1 डाला मैंने f ऑफ x में तो आउटपुट 3 आया, यहाँ डाला तो 3 आया, 2 डालने से 6 और यहाँ भी 6, तो दोनों की रेंज 3 और 6 है। सेकेंड कंडीशन भी मीट हो गई। तीसरी थी f of x is equal to g of x for every x belonging to their domain। तो दोनों में 1 डालने से 3, दोनों में 2 डालने से 6, ये कंडीशन भी मीट हो गई। I can say f is equal to g, f and g they are equal functions। देखो जी, समझ में आई बात ये? ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी आपने जिसने 2.2 2.1 कंप्लीट नहीं करी, उसको जरा कृपा करके कंप्लीट कर लो, और जो मैंने असाइनमेंट भेजी हुई है उस पर भी थोड़ा सा कृपा दृष्टि डाल के थोड़ा सा कर लो, उसको भी हाँ करो जरा, उस पर भी थोड़ा सा काम, ताकि कोई जो प्रॉब्लम है डिस्कस करनी शुरू करें। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम आगे यहीं पर शुरुआत करेंगे, मतलब यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली डोमेन और रेंज पे हमें काम करना है। कुछ स्पेशल फंक्शंस रहते हैं जिनके ग्राफ्स, डोमेन, रेंज, स्टैंडर्ड फंक्शंस के करेंगे। फिर कुछ भी हम फंक्शन डिफाइन कर ले, उनकी डोमेन और रेंज की बात करनी है हमें, तो अभी थोड़ा सा टाइम हमें इस पे लगेगा। और मैं फिर से कह रही हूँ, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बेस है ये आपका, सो ध्यान से सुनते जाओ, जहां जहां प्रॉब्लम है पूछते जाओ। आज का लेक्चर फटाफट एक बार देख लो, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ। और अगर नहीं है तो फिर हम क्लास भी ऑफ करते हैं। ठीक है जी, मैम मेरा थोड़ा सा ना स्टार्टिंग से रह गया था, जो फंक्शंस वाला पार्ट था, बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरा नेट नहीं चल रहा था। फंक्शन की डेफिनेशन की बात कर रहे हो आप? डेफिनेशंस वाला पार्ट। ओके, तो हमने सिंपल, वो तो हम बहुत बार यहाँ यूज कर चुके हैं, पर आगे वैसे
हमने क्या कहा था कि हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता, किसी भी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए उसे दो चीजें सेटिस्फाई करना जरूरी होती हैं। क्या भला? अगर मैं अपना फंक्शन a to b डिफाइन कर रही हूं तो ए सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं पड़ा हो सकता जो बी सेट के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट ना हुआ हो। ये पहली चीज। और दूसरी बात हमने क्या कही? ऑल एलिमेंट्स इन ए शुड हैव अ यूनिक इमेज। मतलब अगर मैं कुछ इस तरह का एरो डायग्राम बनाऊं कि ये इसको मिला और ये भी इसको मिला, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि x1 की यूनिक इमेज नहीं रही। राइट? तो जो फंक्शन इन दो कंडीशंस, जो रिलेशन इन दो कंडीशन को मीट कर देगा वो तो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं। ओके ठीक है? मैम, बाकी रिकॉर्डिंग उसके हुई बाद रखी है, जो अपलोड कर देंगे। हाँ बोलो। ओके हाँ जो बात नहीं समझ में आए एक बार देख लेना, नहीं समझ में आएगी तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से पॉइंट। ओके हाँ ओके मैम। ठीक है बच्चों, ओके जी, बाय बाय। बाय। ओके जी, बाय।